आरिश सुबह उठने के बाद सीधा शूटिंग पर पहुंच गया। आज उसका शूट नीना काज़मी के साथ था, जो एक खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ साथ आरिश की गर्लफ्रेंड भी थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक दूसरे को जानते थे और तभी से पसंद करते थे। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। आरिश अपना रिश्ता पब्लिक करना चाहता था और इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। मगर नीना का मानना था कि वो अभी अपने कैरियर के पीक पर है। अगर अभी शादी की तो इसकी हाइप और फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। आरिश हमेशा की तरह इसकी बात मान गया। नीना अभी तक नहीं आई? आरिश ने एक क्रू मेंबर से पूछा। नहीं सर, मैडम ने कहा था वो आज लेट आएंगी, इसीलिए डायरेक्टर साहिब दूसरे कास्ट के लिए सीन्स शूट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे ही मैडम आएंगी आपको इत्तला कर देंगे। क्रू मेंबर ने इस हसीन मर्द को देखते कहा, जो अपने शहर में हर किसी को जकड़ लेता था। ठीक है, आरिश ने कहा और वहां से चल दिया। उसे नीना का इंतज़ार करना था और इंतज़ार उसे सख्त नागवार गुजरता था। अकेले रहना इसे बोरिंग लगता था, इसीलिए वो म्यूज़िक स्टूडियो के अंदर चला गया। वहाँ फिल्म का एक शानदार गाने के लिए सिंगर की तलाश जारी थी और आज ऑडिशंस हो रहे थे। चलो खैर, आज ऑडिशंस ही देख लेते हैं। अलग काम करने का अपना ही मज़ा है, इसने सोचा और स्टूडियो में दाखिल हो गया। स्टूडियो 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिनके बीच एक गिलास वाल था। एक तरफ माइक, हेडफोन्स और लिरिक्स के पेपर रखे थे। यह हिस्सा बिल्कुल तारीख ये हिस्सा बिल्कुल तारीक था, ताकि गाने वाले को ये एहसास ना हो कि कोई उसको देख रहा है। दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्शन और क्रू सब बैठे सुन रहे थे। आरिश म्यूजिक डायरेक्टर के बराबर में बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर डायरेक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम शहजादे, सफ़ीर साहिब ने गर्मजोशी से जवाब दिया। क्या हाल है? कहाँ तक पहुँचे ऑडिशन? कोई सिलेक्ट हुआ? आरिश ने हेडफोन उठाते हुए पूछा था। अरे कहाँ, ये गाना फिल्म के लिए बहुत अहम है और मैंने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन अब तक कोई लड़की इसे सही से गा नहीं पाई। सफ़ीर साहिब ने मायूसी से कहा था। मसला क्या है? आवाज़ पसंद नहीं आ रही? आरिश ने उनसे पूछा। आवाज़ तो मायने रखती है आरिश, लेकिन ये गाना फील का है। एक ऐसी लड़की जो अंदर गम छुपाए बैठी हो, दुनिया के सामने मुस्कुराती हो और जब अकेले में इसे वक्त मिले तो वो अपना सारा गुबार गाने के जरिए निकाल दे। और मैं इसमें वो दर्द नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। हारिश ने होंठ गोल किए और दाद देने वाले अंदाज में कहा। फिर तो आपको मायूसी ही होगी। हारिश दुरानी को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। सफ़ीर साहिब की बात पर इसने जवाब दिया। तुम ट्राई करो आरिश, किसी को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद 2-3 लड़कियों का ऑडिशन हुआ और इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं हुई। मैं कहता हूँ कोई पॉपुलर सिंगर को ही ले लेते। हारिश ने सफ़ीर साहिब को मशवरा दिया, पर सफ़ीर साहिब को इसकी बात पर सफ़ीर साहब को इस बार नई आवाज़ की तलाश थी। देखते हैं, शायद आखिरी उम्मीद बाकी हो, सफ़ीर साहब ने कहा और आखिरी लड़की को अंदर बुलाया। आरिश ने अपनी हेज़ल ब्लू आंखें को बंद किया। एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ रखा और लिरिक्स पढ़ने लगी। इसने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज़ आरिश को हेडफोन में सुनाई थी। प्लीज़ स्टार्ट। सफ़ीर साहब की आवाज़ स्पीकर से गूंजी थी और हल्की सी आवाज़ म्यूज़िक के साथ से इसने गाना शुरू किया था। ना सुनना इसने तवज्जो से दिल का फसाना, न सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का। उसकी आवाज़ में दर्द, करब, जनून और शिकवा सब कुछ था। सब लोग किसी और ही दुनिया में चले गए, वो भी अपने न हुए। दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था न आना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उनका वो आना दिल का। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, सब लोग वजद की कैफियत में उठ खड़े हुए। मिल गई, मिल गई। सफ़ीर साहिब खुशी से चिल्लाते कमरे से बाहर भागे ताकि इसे फाइनलाइज कर सकें, लेकिन आरिश वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें अब भी बंद थी, जैसे सन्नाटा छाया हो। तो उसने अपने हेज़ल ब्लू आंखों को खोला और खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कभी इतना जज्बाती नहीं हुआ था। उसे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। वो बिना किसी से बात किए वहां से उठकर चला गया। अनुरल इस वक्त अपनी गाड़ी में इसी जगह पहुंची जहां इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अरसम रहता था। वो कल रात ही इसके घर का पता मालूम करवा चुकी थी और खान साहिब ये जानने के लिए भी कह दिया था कि वो आखिर किस जुर्म में जेल गया है। और खान साहिब को ये जानने के लिए भी कह दिया था कि वो आखिर किस जुर्म में जेल में गया है। वो एक छोटी सी गली थी जहाँ गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं था। चारों ना चार वो गाड़ी से उतरी और सन ग्लासेस लगाती इसके घर की जानिब बढ़ने लगी। आसपास के लोग इसे यूं मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जैसे वो कोई हूर या अप्सरा आसमान से भटक कर उनकी गली में उतर आई हो। मगर वो सबकी नज़रों को इग्नोर करती जल्दी से चो, जल्दी से छोटे से घर के बाहर आ रुकी थी। वहाँ एक छोटा सा बागीचा था, जो सालों पहले बहन भाई के प्यार की तरह हरा भरा और जिंदा था, मगर अब पूरा उजड़ चुका था। वो मंजर को देखती घर के अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद नहीं था और घर की हालत भी इस बागीचे जैसी ही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ इंसान नहीं कुछ साया रहता हो। अनुरल की निगाहें इर्द गिर्द घूमने लगी और अचानक से एक जगह पर जम गई। वो तड़प कर वहां पहुंची। अरसम बिखरे बालों के साथ फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ अभी भी जख्मी थे और खून जम चुका था। फर्श पर इसके हाथ के चारों अतराफ लाल धब्बे थे। अरसम, अनुरल घुटनों के बल बैठ गई और इसका गाल थपथपाने लगी। जैसे ही इसे छुआ, इसे लगा जैसे गर्म लोहे को छू लिया हो। वो बुखार से तप रहा था। अरसम के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, नूर, मेरा बच्चा, नूर। अनुरल की आंखों से आंसू निकल आए। वो बहुत ही पत्थर दिल समझती थी। वो खुद को बहुत पत्थर दिल समझती थी, मगर इस शख्स का दर्द इसे अपने दिल पर लगता महसूस हुआ था। वो तेजी से उठी और कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस भागी। वहीं जमीन पर बैठकर इसने अरसम का सर अपनी गोद में रखा। पहले जख्म साफ किया, पर इस और फिर इसके हाथों में चुभे कांच के टुकड़ों को बड़े ही एहतराम से निकालने लगी, जैसे डर हो के कहीं इसे मजीद तकलीफ ना हो जाए। ऑलमेंट लगाकर पट्टी बांधने के बाद वो पानी लाई और इसके बिखरे बाल पेशानी से हटाकर ठंडी पट्टियां रखने लगी। पता नहीं इसकी माँ इस शख्स को जानवर क्यों बोलती थी। उसे तो वो एक छोटा सा बच्चा लग रहा था जिसके अंदर बेहिसाब दर्द छुपा था, और शायद वो दर्द सिर्फ अनूरल ही समझ सकती थी। अनूरल अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक से अरसम ने इसका हाथ पकड़ा। अनूरल का दिल चाहा जैसे किसी ने मुट्ठियों में भींच लिया हो। अनुरल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में भींच लिया हो। उसने अपना नाजुक हाथ उसकी मर्दाना गिरफ्त में देखा और फिर इसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा, मगर अरसम की आंखें बंद थी। वो नींद में बस माँ बुड़बुड़ाया और अनुरल के हाथ को अपने लबों से लगा लिया। उसकी एक हरकत से अनुरल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। वो सर से पांव तक सुर्ख पड़ गई। हाथों पर इसकी दाढ़ी की चुभन से अजीब सी गुदगुदी होने लगी, और दिल की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि इसके कोट के पीछे छुपा लॉकेट चमकने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। दिल से अपना हाथ छुड़वाकर धीरे धीरे अपना हाथ छुड़वाकर इसने अरसम का सर एहतराम से ज़मीन पर रखा और उठकर खड़ी हुई ताकि अपनी धड़कनों को संभाल सके। कुछ ही देर के बाद इसने खान साहिब को कॉल की और कुछ वर्कर्स और डॉक्टर्स लाने को कहा। अब वो घर की हालत वर्कर से वैसी ही करवाएगी जैसे ये 4 साल पहले थी। इसने सोच लिया था कि अरसम की तबीयत ठीक होने के बाद इसके साथ क्या करना है। वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा था और साथ ही साथ जूनियर्स की रैगिंग भी कर रहा था। तभी इसकी नज़र सामने से आने वाली नमूनी पर पड़ी। हे छोटी टीडी, इधर आ। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि ध्यान की आवाज़ पर इसे देखा और गुस्से से अपनी छोटी नाक को रगड़ती इस तक पहुंची थी। ध्यान ने इसे सर टपाओ देखा। ब्राउन घुंघरियाले बाल जो रिबन से बंधे हुए थे बाकी नीचे खुले छोड़ रखे थे, और गोल मटोल चश्मों के पीछे हेजल ग्रे आंखें जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। सुर्ख छोटी सी नाक, फूले फूले गाल और गुलाबी होंठ, शायद वो अंदर ही अंदर उसे गालियां दे रही थी। ऊपर से हाइट इतनी छोटी, मगर नखरे आसमान पर। कपड़े इसने ऐसे पहने थे जैसे इनमें डूब गई हो। नाम क्या है तुम्हारी छोटी टिड्डी? इसने एक आईब्रो उचका कर पूछा था। निशा नाज, वो लफ्ज चबाती हुए बोली। बहुत लंबा नाम है। एक काम करते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं। निशा नाज। निशा नाज है ना, तो निशा से नून और नाज से ना, रिवर्स करके बन गया नानी। वो हंसने लगा। वो अपने दोस्तों पर गिरता पड़ता अपने ही जोक पर हंस रहा था, और उसे हंसता देखकर बाकी दोस्त भी कह लगाने लगे। अगर हंसना खत्म हो गया हो तो मैं चलती हूँ दादी, वो दो टोक लहजे में बोलती वहां से जाने लगी। लेकिन दादी सुनते ही ध्यान बिलबिला उठा। ओए रुक, ये दादी किसको बोला? वो तेजी से इसके सामने आते बोला था। आप ही की लॉजिक के मुताबिक अगर मेरा नाम नानी है तो आपका नाम दहर से दहर ध्यान से है, तो दहर से दा और ध्यान से दी बन गया दादी। वो खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगी। निशा नाज की बात पर दहर के दोस्त कह के लगाने वाले ही थे, मगर इसकी घूरी देखकर मजबूरी में खांसने लगे। सीनियर से ऐसी बात करती हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो दांत पीसते हुए घुर्राया था। सीनियर्स तब होते हैं जब पास होकर हमारी क्लास से आगे निकल जाएं। आप तो जैसे हमारी क्लास से मोहब्बत करते हैं, जो 1 साल गुजरने के बाद भी अपने इन नमूने दोस्तों के साथ यहीं पर टिके हैं। अब जब हम एक ही क्लास में हैं तो आप सीनियर कैसे हुए? दहर की बोलती बंद हो चुकी थी। निशा नाज ने बात जारी रखी, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल आप ज़रूर पास हो जाएंगे क्योंकि मैं आपकी क्लास की सीआर हूँ। तो शराफत से अपनी गैंग को लेकर क्लास में पहुंचे। पहले ही बहुत छुट्टियां कर ली हैं आपने। वो दहर का गाल तपतपाती वहां से चली गई, और वो हैरत और गुस्से की तस्वीर बने उसकी पुश्त को घूरता ही रह गया। हीर, कहाँ छुपी हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा?
वो एक कोने में सिकुड़ी सिमटी बैठी थी। जब इसे दरिंदे की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपने अल्लाह से मदद मांगती इस शैतान से तो वो अपने अल्लाह से मदद और इस शैतान से पनाह मांगने लगी। मुझे तुम्हारी सांसों की आवाज़ आ रही है, कहाँ हो तुम? उस दरिंदे की इस बात पर वो खौफ से अपनी सांस तक रोक गई थी ताकि उसे पता न चले कि वो वहाँ पर मौजूद है। उसने अपने मुंह पर सख्ती से हाथ रखा, हर किस्म की आवाज़ से खुद को बाज रखा कि कहीं एक हल्की सी आहट भी इस दरिंदे तक न पहुँच जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग जाओगी और मैं तुम तक पहुँच नहीं सकता? अचानक से वो इसके सामने आकर धाड़ा था। हीर खौफ से चिल्लाती अपने बेड से उठकर बैठी थी। इसने हड़बड़ाकर इर्द गिर्द देखा तो वह सब सिर्फ इस ख्वाब था। सूरज की किरणें इसकी सुनहरी आंखों और बालों पर पड़ रही थी। खौफ से इसकी पूरी पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी और हाथ पांव कांप रहे थे। वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू फैलाकर उस दिन के बारे में सोचने लगी जब एक मेहरबान शख्स ने उसे उस दरिंदे से बचाया था। उस मेहरबान शख्स की आइस ब्लू आंखें जो इस वक्त एक गहरे समंदर की तरह इसे पनाह दे गई थी। लेकिन उसे आज भी खुद से गिला था कि वो अपने खौफ की वजह से उस दिन वहां से भाग गई थी। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद वहां क्या हुआ था। वो उस मेहरबान शख्स का अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया तक अदा नहीं कर सकी थी। तुर्की में हुआ उस तुर्की में हुआ इस हादसे को वो कभी नहीं भूल सकती थी। यहाँ पर इस नावल फतूर इश्क की एपिसोड 3 ख़त्म हो चुकी है। ये एक छोटी सी एपिसोड थी। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड बड़ी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।